सर मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक का भी मुझे कमेंट लेना है क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। वापस मैं आऊंगी तो जरूर आपको पूरा मौका दूंगी, बात पूरी कीजिएगा क्योंकि इतिहास के पन्नों को एक बार फिर आज हम पलट रहे हैं। लुईस माउंटबेटन का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं और मैं विश्वात्मा जी का रुख कर रही हूँ। देखिए, एक बार राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम एक बार फिर से लिया जा रहा है और अखंड भारत के अगर खंड हुए तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इतिहासकार से हमने बात की तो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो चेहरा था लुईस माउंटबेटन था। देखिए, मैं समझता हूं कि इतिहास में गलतियां हुई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसने गलत किया, किसने अच्छा किया। हमें लगता है कि इतिहास ग्रस्तता की बजाय इतिहास से बोध लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। इस विभाजन को, जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का और बाद में बांग्लादेश भी इसमें बन गया, अब इससे हम 75 इयर्स का एक्सपीरियंस कर लिए कि इसमें हमें क्या मिला। क्या हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया? आपको स्पष्ट देखिए कि पाकिस्तान की सीमा पर, बांग्लादेश की सीमा पर शांति नहीं रही। इससे एक बात पता चलती है, और धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, अगर मुसलमानों का एक देश बन सकता था तो बांग्लादेश क्यों बन गया? इसका सीधा सा मतलब यह है कि धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ वो अप्राकृतिक और असांस्कृतिक था, अमानवीय था। और यह बात भी थी कि पूरे भारत में हिंदुओं और मुसलमानों का जो साथ रहने का इतिहास है वो लगभग 1000 साल का है। जब 1000 साल तक कोई साथ रह लिए दो वर्ग, और अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि साथ नहीं रह सकते और ये कहा जाना दोनों दो राष्ट्र हैं। जिन अर्थों में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, उन अर्थों में तो देखें भारत में तमाम राष्ट्र हैं, लेकिन वो साथ साथ रहते हैं। उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो कोई राष्ट्र है। छिटपुट तौर पर आसाम में ये बात उठती रही है कि आसाम एक राष्ट्र है, लेकिन देर सवेर उन्होंने महसूस कर लिया, नहीं, राष्ट्र की संकीर्ण परिभाषा हमारे पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। इसलिए आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया एक हो रही है। अमेरिका, भारत के लोग, पूरे संसार के लोग आपस में टेलीफोन पर बिना पैसे के बातचीत कर रहे हैं। संसार एक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें पुराने घावों को कुरेदना और ये कहना कि जो अप्राकृतिक, अमानवीय और असांस्कृतिक राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, हमें सीमाओं पर लड़ते झगड़ते रहना चाहिए। ये ठीक है, इसका जवाब मैं अनिला सिंह जी से लूंगी सर, क्योंकि अब जिस तरीके से आप जिस ओर इशारा भी कर रहे हैं और हर मंच से अब इन बातों का जिक्र किया जा रहा है, अखंड भारत बार बार ये कहा जा रहा है, याद दिलाई जा रही है कि आज से 77 साल पहले क्या हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। अनिला सिंह का एक बार मैं फिर रुक कर रही हूं क्योंकि अनिला सिंह जी, देखिए, जिस तरीके से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो कह चुके हैं कि ये जो बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, वो प्राकृतिक नहीं था। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान दिया गया है कि सत्ता लाभ के लिए कांग्रेस ने इस रास्ते पर चलना पसंद किया और ये फैसला कर लिया, जिसकी वजह से भारत के टुकड़े हो गए हैं। लेकिन इतिहासकार भी हमारे साथ हैं, लुईस माउंटबेटन का भी ये जिक्र कर रहे हैं कि असली जो चेहरा था पीछे, उस वक्त जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ थी, विभाजन की जब नौबत आई, उन्हें लगा कि अब इस देश में हम नहीं रह सकते, तो वो असली चेहरा था। उस वक्त जो ठीक लगा, जो चीजें समझ में आई, वो फैसला लिया गया देश के बेहतरी के लिए। देखिए, राष्ट्र की बेहतरी तो कांग्रेस ने कभी सोची नहीं। उसका कारण है ना, वो हैंडक्राफ्टेड है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये राजनीतिक दल जो है किसी आंदोलन से नहीं बना है, सोची समझी साजिश के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने इस कांग्रेस पार्टी को बनाया। तो अगर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत का भला सोच रही थी, जी नहीं, कांग्रेस पार्टी वही कर रही थी जो ब्रिटिशर्स उसको बता रहे थे करने के लिए। और जो है ब्रिटिशर्स को, अभी जो हिस्टोरियन बैठे हैं भट्ट साहब, वो बताएंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए इस देश का विभाजन करना उनके लिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जरूरत थी, जिससे कि उस वक्त अगर आप लार्जर पेरिफेरनालिया में देखेंगे कि एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था,
उनको मालूम था कि अगर भारत को हमने खंडित नहीं किया तो इतनी बड़ी ताकत जो भारत है, अगर वो यूएसएसआर की तरफ चली जाएगी तो फिर यूएसए का क्या कैसे होगा। जो यूके था वो यूएसए की तरफ था, और हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है किस प्रकार से पल्लू पकड़े रखता है यूएसए का। वो बात दूसरी है, जब से मोदी साहब आए हैं वो अपने मतलब इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं विश्व में कि यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, सब के सब उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। परंतु आप समझिए इस षड्यंत्र को, तो विभाजन जो हुआ है वो कांग्रेस की सहमति से हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। लाखों लोगों की बलि चढ़ गई, बेघर हो गए। ना तो यहां पे मैं कहूंगी कि भाई मुसलमान की कोई गलती थी, ना यहां पे हिंदू की गलती थी, उनके घर छिन गए। हमारे कल्चर एक जैसे रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना रीत रिवाज एक जैसे रहे हैं, बांट दिया। आज तक हमारे देश में जो दंगे होते रहते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान जो दंगे होते रहते, पूछिए इस कांग्रेस पार्टी से, इन्हीं की देन है। अंशु अवस्थी जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जब झूठ चलता है न्यूज चैनल पर तो कम से कम उसका काउंटर करने का समय दिया करें। महत्वपूर्ण विषय आपको पूरा, ये देशभक्ति सर पहले भी आपको पूरा वक्त दिया था। 4 मेहमान थे, चारों से मैंने कमेंट लिया। सबसे कम वक्त राजनीतिक विश्लेषक को दिया, शिकायत मत कीजिए, आपको भी प्रॉपर वक्त दिया था सर। बात रखिए, तो हो जाएगी बात, तो आने दीजिए। देखिए, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, आजादी के आंदोलन कभी एक दिन जेल नहीं गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो लगभग 10 साल जेल रहे। इनको तो कम से कम नेहरू म्यूजियम होकर आना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है वहां पे पढ़ के आना चाहिए। नेहरू के बारे में क्या लिखा है, इन्हीं की सरकार में लिखा गया। तो 10 साल जेल रहे, तो कभी एक दिन नहीं गई। ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। देश का शुभचिंतक कौन होगा कौन नहीं होगा ये बताएंगे। अब IIT IIM, चाहे भाखड़ा नागल बांध हो, चाहे स्पेस पर जाने का प्रोग्राम हो, इसरो हो, सब हमने बनाया और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, ये वही झूठे लोग हैं जो लोगों को कहते थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, है ना। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। मित्र अडानी के लिए और लोगों को सिर्फ राशन पर टेक रखा है। अरे भाई, सिर्फ राशन के सारे देश चलेगा क्या? हमने तो लोगों को नौकरियां दी। नहीं, ये समझ नहीं आया अंशु अवस्थी। लोगों को सिर्फ राशन पे टेक रखा है, मतलब ये तो सरकार जनहित में फैसले ले रही है। गरीबों के लिए अगर राशन दे रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कैसी भाषा है आपकी, कैसी सोच है सर? राशन कम से कम, राशन के आगे का भी सोचो ना। राशन से घर चल जाएगा क्या? राशन से बच्चे पढ़ जाएंगे? राशन से परिवार बढ़ जाएगा? राशन से किसी बड़े घर, किसी छोटे गरीब बच्चा क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई यहाँ पर सुधार आपने नहीं देखा? शिक्षा में आपने सुधार नहीं देखा क्या? नहीं, मैं तो भाजपा से पूछ रहा हूं, मैं आपसे नहीं। आप बीजेपी प्रवक्ता ने, बीजेपी प्रवक्ता बैठी है यहाँ पे, मैं यहाँ बैठी हूँ। आपने जो चीज कही है कि टेक रखा है राशन पे, ये बात, ये कौन सी बात है? कैसी भाषा है, कैसी सोच है? भाई, आप अब हमारी बात तो आने दीजिए। अगर प्रवक्ता बनना हो तो आप बताइए। मतलब कोई कांग्रेस का लीडर आता है, कहता है कि आप जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं। कोई आता है क्या? अगर कांग्रेस के लीडर की तरफ से कह दिया जाता है जो बीजेपी के सपोर्टर्स है वो राक्षस है, तो ये जायज तो नहीं है ना सर? ये सवाल तो उठेंगे ना, वो जनता से सवाल पूछे जाए। जनता ने जवाब दिया है कि इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये सवाल है। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है, ये सवाल है। सवाल यह है कि 65 लाख पद केंद्र में खाली पड़े, उसके बाद उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही। सवाल यह है उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर, दलितों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा। कोई दिन नहीं जाता जब दलितों पर अत्याचार ना हो रहा हो, कोई दिन नहीं जाता जब ब्राह्मणों की हत्या न हो रही सरकार के संरक्षण में, और कोई दिन नहीं जाता जब किसी महिला को प्रताड़ित न किया जा रहा। सरकार तो बलात्कारियों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों को क्यों बचा रही है? देश की ऐसी अगर स्थिति है और इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उसमें भी बातचीत होनी चाहिए? हर दिन इन मुद्दों को लेकर हम बात तो करते ही है ना, किसी मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र में ही वादे क्यों रह जाते हैं आपके? इतिहास के पन्ने पलटने से काम नहीं चलेगा। उसमें लाइनें में लिखी हुई है कि आरएसएस के लोग इस देश की आजादी से गद्दारी किए थे। इतिहास में ये लिखा हुआ है कि आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब मिलकर इस देश में हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, जब इस देश के 36 करोड़ लोग, एक एक आदमी चाहता था देश आजाद हो। तो इतिहास की लाइनें पढ़िए ना, इनसे पूछिए ना कि इनके नेता कभी आजादी की लड़ाई में जेल क्यों नहीं गए, इन्होंने क्यों माफी मांगी,
ये तो चींटी नहीं मारे हैं आजादी की लड़ाई में, और ये हमको देशभक्ति का ज्ञान देते हैं। अनिला जी ठीक है, अरे कम से उसके कम बाद अपना रवि भट्ट चेहरा देख मैं लीजिए, आपका शीशे में अनिला सिंह।